हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रिसर्च और उससे जुड़े फैक्ट्स को कंटिन्यूसली लाती रहूँगी और यूजीसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाती रहूँगी। आज हम इस वीडियो में सैम्पलिंग की बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सैम्पलिंग या प्रतिदर्शन को जीव संख्या या पॉपुलेशन या समष्टि या यूनिवर्स भी कहते हैं। इसका संबंध ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई करके उस पर अध्ययन करना चाहता हो। इसके लिए उसके पूरी जनसंख्या पर अध्ययन न करके केवल सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स वाले तत्वों या व्यक्तियों का समूह बनाकर उन पर अध्ययन क्रिया करके निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। ऐसे ग्रुप को प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं जो समूची जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः इस प्रकार सैंपल का चयन करने वाली विधि को सैम्पलिंग कहते हैं, जिसकी सहायता से डेटा कलेक्शन में भी आसानी हो जाती है। कर्लिंगर ने 1986 में सैम्पलिंग की डेफिनेशन दी है कि सैम्पलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन और यूनिवर्स, अर्थात किसी पॉपुलेशन या यूनिवर्स से उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्टेड पोर्शन या पार्ट को ही सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग के लाभ और उसकी हानि की। तो लाभ में हम देखते हैं कि पहली बात तो ये है कि सैंपल पूरी तरह से पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अतः उस पर अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षों को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि उसके रिजल्ट रिलायबल होते हैं। ये तो थे इसके दो एडवांटेजेस। इसके वजह से टाइम सेविंग हो जाती है, मनी सेविंग हो जाती है, लेबर सेविंग हो जाती है और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है ऑपरेट करने में, क्योंकि ये सैंपल पर टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसीलिए जो डेटा होता है वो कन्वीनियंटली कलेक्ट हो जाता है। 6 इसके एडवांटेजेस है कि इसमें इकाइयों या व्यक्तियों की संख्या कम होने से इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसका कि इसके रिजल्ट्स जो होते हैं उसमें एक्यूरेसी पाई जाती है और वो कहीं भी कभी भी किए जाते हैं तो वो एक्यूरेट ही होते हैं, क्योंकि सैंपल में पूरी के पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए उसके रिजल्ट्स भी एक्यूरेट आते हैं। लास्ट है कि ये अप्रोप्रिएट होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि प्रायोगिक अध्ययन में अब बहुत सी विभिन्न प्रकार की कंडीशंस में स्टडीज़ की जाती हैं, जिसके लिए सैम्पलिंग द्वारा सेलेक्टेड सैंपल उपयुक्त होता है और इससे अध्ययन में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तो ये थे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला है बायसनेस। सैंपल पर रिसर्चर के इच्छाओं और पूर्व मान्यता या प्री एजम्पशंस का प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है, जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन अगर रिसर्चर का नहीं है तो सैम्पलिंग ठीक प्रकार से नहीं होगी। थर्ड, टेक्निकल नॉलेज भी उसे होनी चाहिए ताकि साइंटिफिकली सैम्पलिंग हो सके, डेटा कलेक्शन भी साइंटिफिकली किया जा सके। इन सब बातों के अलावा सैम्पलिंग को रिसर्चेबल बनाने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसी को बातों को ध्यान में रख के सैम्पलिंग करनी भी चाहिए। पहला है सैंपल साइज़। यदि रिसर्चर किसी ऐसे पॉपुलेशन पर स्टडी करना चाहता है जिसकी संख्या 500 से कम है, तो उसे उन सभी प्रयोज्यों या सब्जेक्ट्स या व्यक्तियों पर टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज़ बिल्कुल ठीक है और इसके लिए सैंपल सिलेक्शन अलग से नहीं करना होगा। परंतु यदि पॉपुलेशन का साइज़ 1000 या उससे ज़्यादा है, तब हमें सैंपल सिलेक्शन करना आवश्यक होता है। सेकेंड है सैम्पलिंग कॉस्ट, जिसमें सैंपल साइज़ के डिसाइड हो जाने से हमें सब्जेक्ट से मेंबर या प्रयोज्य की संख्या निर्धारित हो जाती है, जिससे रिसर्चर का बजट भी निर्धारित हो जाता है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए कि इसे मितव्ययी होना चाहिए, इसे कम कॉस्ट में होना चाहिए, उसके बजट में होना चाहिए, ऐसी सैम्पलिंग करनी चाहिए। थर्ड है कि सैंपल जो मेंबर हैं, जो मेंबर हमने सेलेक्ट किए हैं वो एक्सेसिबल हो, क्योंकि कन्वीनियंटली अगर एक्सेसिबल नहीं होंगे वो मेंबर, तो हमारी सैम्पलिंग
सही नहीं होगी और डेटा कलेक्शन दोनों इन सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इन 3 बातों को ध्यान में रखकर सैम्पलिंग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की, जिसमें बिहेवियरल साइंसेज में इसे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता प्रतिदर्शन और दूसरा है असंभावित या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि इसे सैम्पलिंग प्लान या प्रतिदर्शन परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की सैम्पलिंग में सभी इकाइयों के चुने जाने की संख्या हमें ज्ञात होती है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तीसरा है एरिया और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग या क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। अब बात करते हैं नॉन एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या असंभाविता प्रतिदर्शन की। तो इस प्रकार की सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के मेंबर्स को सैम्पलिंग में सम्मिलित किए जाने की संख्या ज्ञात नहीं होती है। इसमें रिसर्चर अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकता अनुसार सदस्यों का चयन कर सकता है। क्योंकि ये कन्वीनियंट होती है, इसलिए इस प्रकार की सैम्पलिंग में मनी, लेबर और टाइम भी कम लगता है। परंतु चयनित इकाइयों द्वारा पूरी पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण रिजल्ट फॉल्टी आते हैं और इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। यही इसका ड्रॉबैक है। इस प्रकार की सैम्पलिंग के टाइप्स को कोलमैन ने 1958 में और सिल्टीज और उनके सहयोगियों ने 1967 में कई भागों में बांटा है। पहला है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग या प्रासंगिक प्रतिदर्शन, तीसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, चौथा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, फिफ्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग या कंदुक प्रतिदर्शन, 6 है सैचुरेशन सैम्पलिंग या संतृप्ति प्रतिदर्शन, और 7th है डेंस सैम्पलिंग या घनीभूत प्रतिदर्शन। सैचुरेशन सैम्पलिंग और डेंस सैम्पलिंग को कोलमैन ने 1958 और 59 में डिफाइन किया हुआ है। लास्ट है डबल सैम्पलिंग या दोहरा प्रतिदर्शन। तो ये थी सैम्पलिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।